बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम न्यूटन का सेकंड और थर्ड लॉ को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, ये समझने से पहले क्यों ना हम ये देखें कि न्यूटन के सेकंड लॉ देने से पहले लोग क्या समझते थे फोर्स के बारे में। याद रखिएगा, न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो डिस्कस करेगा फोर्स को। लेकिन जरा हम डिस्कस करते हैं कि फोर्स के बारे में ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या था। न्यूटन से पहले लोग फोर्स के बारे में क्या सोचते थे कि फोर्स क्या चीज होती है। तो स्टूडेंट जरा देखते हैं, इमेजिन करिए हमारे पास एक बॉक्स है और ये बॉक्स यहाँ रेस्ट पर मौजूद है। अगर आप चाहते हैं इस बॉक्स को मूव करना, आप जब तक नहीं मूव कर सकते जब तक आप इस पर फोर्स ना लगाएं। और जब आप इस पर फोर्स लगाएंगे तो आप देखेंगे कि बॉक्स जो है वो मूव करेगा। यहां से लोगों को ये आइडिया हुआ कि फोर्स का काम क्या हुआ। फोर्स का काम हुआ चीजों को मूव करवाना या चीजों में मोशन प्रोड्यूस करना। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके पास ये एक कार है, इस कार को आप जब इसको स्टार्ट करते हैं, ये कार सपोज करें 20 की स्पीड से मूव कर रही है। ये 20 की स्पीड उसके पास क्यों है? क्योंकि इस कार का इंजन इस कार को चला रहा है, एक फोर्स लगा रहा है कार पर। अगर आप इंजन ऑफ कर दें, क्या ये कार चलती रहेगी? आप देखेंगे जैसे ही आप इंजन ऑफ करेंगे ये कार आहिस्ता आहिस्ता रुकेगी और इसके पास वो स्पीड 20 की अब नहीं होगी, बल्कि स्पीड कम होते होते ये रुक जाएगी। इन दोनों एग्जांपल से हमने क्या सीखा कि जब भी आप फोर्स लगाएंगे तो आप बॉडी में मोशन प्रोड्यूस करेंगे, या दूसरे अल्फाज में मोशन के लिए फोर्स जरूरी है। हम कह सकते हैं कि फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन, या मोशन के बजाय मैं स्पीड या वेलोसिटी की बात कर सकता हूं। तो अगर आप चाहते हैं किसी चीज के पास, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, लगता ऐसा है जैसे बिल्कुल सही है, लेकिन न्यूटन जब आया तो उसने कहा कि भाई इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा दोबारा देखने की जरूरत है। उसने कहा कि अगर मोशन के लिए फोर्स लाजमी है, और फोर्स का मतलब है कोई इंजन, कोई फ्यूल जो उसको धक्का देगा, तो फिर जो चांद इतने अरसे से जमीन के गिर्द घूम रहा है, तो चांद के पीछे कौन सा इंजन है, या चांद को कौन सा पेट्रोल या कौन सा फ्यूल जो है वो चला रहा है। लेकिन चांद मूव तो कर रहा है इतने सालों से और उसमें कोई इंजन भी नहीं है। हमें ये सोचने पर मजबूर करती है एग्जांपल कि मोशन का ताल्लुक फोर्स से जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो चांद बगैर किसी इंजन के इतने अरसे से ना चल रहा होता। इवन जमीन सूरज के गिर्द जो चल रही है, तो जमीन को कौन सा धक्का लग रहा है मुसलसल? कार को तो इंजन की फोर्स लग रही है, लेकिन जमीन जो है वो तो विदाउट एनी फोर्स जो है वो चल रही है। इसका मतलब हम जो समझते थे कि फोर्स का काम मोशन प्रोड्यूस करना है, मोशन मेंटेन करना है, ये ऐसा नहीं है। तो फिर फोर्स का काम क्या है? तो अब न्यूटन का कॉन्सेप्ट क्या था, तो जरा देखते हैं जी। न्यूटन ने ये कहा कि आपसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है, आपने फिर से फ्रिक्शन का फैक्टर जो है उसको इग्नोर कर दिया। अगर आप फोर्स का ये देखना चाहते हैं कि फोर्स का जेन्युइन काम क्या है, तो आपको फ्रिक्शन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना पड़ेगा। आप क्यों कह रहे हैं कि फोर्स मोशन प्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि जब आप किसी गाड़ी की एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये गाड़ी जो जमीन पर चल रही है, इसको एक फोर्स पीछे को रोकने की कोशिश कर रही है, जिसे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अब सपोज करें वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 20 न्यूटन है। अब आपको मालूम है अगर मैं इसको धक्का नहीं दूंगा, चलती हुई गाड़ी पर जो फ्रिक्शन की फोर्स लगेगी, ये गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता रुक जाएगी। तो अगर मैं चाहता हूं इसको चलाना, तो फिर मुझे इंजन से एक फोर्स देनी पड़ेगी 20 न्यूटन की, ताकि ये गाड़ी चलती रहे। लेकिन क्या मेरे इंजन की फोर्स गाड़ी को चलाने के लिए है? हकीकत में ऐसा नहीं है, बल्कि मेरे इंजन की जो 20 न्यूटन की फोर्स है वो फ्रिक्शन की फोर्स को कैंसिल करने के लिए है।
असल में अगर फ्रिक्शन ना होती तो फिर जैसे कि हमारे पास चांद स्पेस में मूव कर रहा है या जमीन स्पेस में मूव करी, वहां फ्रिक्शन नहीं है, तो वहां अगर एक चीज चल रही है तो वो बगैर किसी फोर्स के चलती रहेगी, क्योंकि न्यूटन का पहला लॉ कहता है कि जब कोई चीज चल रही हो तो वो चलते रहना चाहती है। तो इसलिए न्यूटन ने बोला कि अगर आप फोर्स का जेन्युइन काम देखना चाहते हैं तो फ्रिक्शन को इग्नोर करें, फिर पता चलेगा। अब जरा इमेजिन करें कि मेरे पास फ्रिक्शन नहीं है और ये गाड़ी जो है ये 20 की स्पीड से चल रही है। अब मुझे कोई फोर्स नहीं चाहिए इसको चलाने के लिए, खुद ही 20 की स्पीड से चलती रहेगी क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है। अब मैं अगर इस पर फोर्स लगाऊं तो स्टूडेंट्स पता है क्या होगा? फोर्स लगने की वजह से इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता 20 से बढ़ना शुरू हो जाएगी और स्पीड 20 से 30, 40 इस तरह से इंक्रीज करेगी। यानी कि फोर्स का काम चीजों को मोशन देना नहीं है, बल्कि चीजों के पास जो मोशन होती है, जो स्पीड होती है, उसको चेंज करना है। ये है असल में फोर्स का काम न्यूटन के अकॉर्डिंगली। तो न्यूटन ने बोला कि ये बात गलत है, बल्कि हकीकत ये है कि फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। फोर्स क्या प्रोड्यूस करती है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब चेंज करती है स्पीड। मोशन के लिए फोर्स नहीं चाहिए। मोशन तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि मोशन तो चीज वैसे ही रखना चाहती है, लेकिन उस मोशन को चेंज करने के लिए, उसकी स्पीड को कम करने के लिए या ज्यादा करने के लिए हमें फोर्स चाहिए। तो फोर्स का काम क्या हुआ? फोर्स इज नीडेड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। नाउ जस्ट इमेजिन करें स्टूडेंट्स, ये जो एक्सेलरेशन की टर्म जो है यहां पर लेकर आए हैं, ये एक्सेलरेशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता होगा? जरा इमेजिन करते हैं इसको एग्जांपल से। जस्ट इमेजिन करें स्टूडेंट्स कि मेरे पास एक ट्रक है और एक साइकिल है। मैं इन दोनों पर एक जैसी फोर्स लगाता हूं। जरा थोड़ी देर के लिए सपोज करें कि फ्रिक्शन नहीं है। जब मैं दोनों पर एक जैसी फोर्स लगाऊंगा, बताएं किसकी स्पीड तेजी से चेंज होगी? आप फौरन बोलेंगे साइकिल की। इसका मतलब साइकिल का एक्सेलरेशन ज्यादा है। अगर साइकिल का एक्सेलरेशन ज्यादा है, उसकी वजह क्या बताएंगे आप? क्योंकि साइकिल हल्की है ना, उसका मास कम है, इस वजह से आप कहेंगे कि उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड किया? मास पर। और आपने देखा जिसका मास कम है उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन आया। इसका मतलब हम ये भी कहेंगे कि वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना मास कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना मास कम होगा उतना एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। सो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब और कौन सा फैक्टर है जिस पर हमारा एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा? नाउ स्टूडेंट्स जरा देखते हैं यहां पर, ये हमारे पास दो एक जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं और मैं एक पर कम फोर्स और एक पर ज्यादा फोर्स लगाता हूं। अब आप बताएं किसकी स्पीड ज्यादा तेजी से चेंज होगी? तो आप फौरन बता देंगे कि सर जिस पर ज्यादा फोर्स लगेगी। इसका मतलब एक्सेलरेशन को जो अफेक्ट करने वाला दूसरा फैक्टर है वो फोर्स हुआ, और जितनी फोर्स ज्यादा उतना एक्सेलरेशन ज्यादा, उतनी स्पीड तेजी से चेंज होगी। तो हमारा दूसरा फैक्टर हुआ कि वो जो एक्सेलरेशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। जितनी अप्लाइड फोर्स ज्यादा उतना एक्सेलरेशन ज्यादा। इसको मैं यूं लिखूंगा मैथमेटिक्स में कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। स्टूडेंट्स इस चीज को और इस चीज को मैं इकट्ठे लिखूं अगर, तो मैं कहूंगा एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। और ये मास उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो मैं अब आपको डायरेक्ट बताता हूं जो इक्वेशन आएगी। वो इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स F इक्वल्स टू ma। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूटन की सेकंड लॉ की इक्वेशन है और ये सीधा सीधा बता रही है भाई फोर्स का काम क्या है? चीजों को चलाना या चलती हुई चीजों में या रुकी हुई चीजों में मोशन को चेंज करना। तो दूसरी बात सही है कि इसका काम चीजों को चलाना नहीं होता।
जहां ऑलरेडी फ्रिक्शन मौजूद है वहां इसका काम चीजों को चलाना लगता है, लेकिन अगर आप फ्रिक्शन को निकाल दें तो आपको पता चलेगा फोर्स का काम चीजों को चलाना नहीं है, बल्कि चीजें चलना तो खुद ही चाहती है न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली, लेकिन अगर उनकी स्पीड कम या ज्यादा करनी है तो आपको फोर्स चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल उसी तरह से एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हमारे पास जब किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो ही आंसर वेक्टर आता है, तो इसलिए एक्सेलरेशन जो है उसका वेक्टर होना जरूरी है, और वेक्टर के लिए तो डायरेक्शन भी होती है। तो एक्सेलरेशन हमेशा कहां होगा, याद रखिएगा, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज, हमेशा होगा इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जहां फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। मिसाल के तौर पर अगर एक गाड़ी आपके पास मूव कर रही है और उस गाड़ी में अचानक से आप रेस देते हैं, इंजन की फोर्स लगाते हैं, इंजन की फोर्स जो है वो आगे को लगेगी, तो इस वक्त हम कहेंगे कि बॉडी का एक्सेलरेशन भी आगे को है। अच्छा, अगर यही गाड़ी चल रही और अचानक से आप ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक का मतलब है आप बैकवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, उस वक्त उसका एक्सेलरेशन भी कहां होगा, क्योंकि फोर्स पीछे को है तो एक्सेलरेशन भी बैकवर्ड होगा। इसका मतलब जहां को फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, ये था हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ। आपने देखा न्यूटन के सेकंड लॉ ने हमें फोर्स मेजर करने के लिए एक इक्वेशन दी। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने फोर्स को डिफाइन किया था कि फोर्स क्या होती है, लेकिन न्यूटन के सेकंड लॉ ने फोर्स को मेजर करने की टेक्निक दी है। इसलिए यहां पर मैं लिख देता हूं कि न्यूटन के सेकंड लॉ का मकसद क्या है, मेजरमेंट ऑफ फोर्स। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या करता था, डिफाइंस फोर्स, न्यूटन का सेकंड लॉ मेजर करता है फोर्स। अब न्यूटन का थर्ड लॉ देखते हैं वो क्या करेगा। आइए स्टूडेंट्स जरा देखते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है। न्यूटन के थर्ड लॉ को पढ़ने से पहले एक एग्जांपल समझते हैं। आपने फुटबॉल खेली होगी, जब आप फुटबॉल को किक करते हैं तो फुटबॉल तो आगे को जाता है, यानी कि हम कहेंगे कि फुटबॉल पर एक एक्शन हुआ, लेकिन अगर आप देखें तो आपके पांव को थोड़ा सा पेन फील होगी जब आप किक करेंगे। इसका मतलब फुटबॉल ने भी आपके पांव पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाई है, और हम कहते हैं कि ये जो फोर्स फुटबॉल ने लगाई है ये है रिएक्शन। यानी कि जब आप फुटबॉल को किक करते हैं तो एक फोर्स आप फुटबॉल पर लगाते हैं, लेकिन एक फोर्स फुटबॉल भी आप पर लगाती है, यानी कि जब भी एक एक्शन होगा उसके साथ कुछ ना कुछ रिएक्शन लाजमी होगा। अब इन एक्शन और रिएक्शन का ये जो पेयर है, इसके बारे में पुराने लोग जो न्यूटन से पहले थे वो क्या सोचते थे। स्टूडेंट्स, न्यूटन से पहले के जो लोग थे वो समझते थे कि जब हमारे पास एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये किसी छोटे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आएगा तो बड़ा ऑब्जेक्ट छोटे ऑब्जेक्ट पर जो एक्शन करेगा वो बड़ा होगा, लेकिन जो छोटा ऑब्जेक्ट बड़े ऑब्जेक्ट पर रिएक्शन करेगा बैकवर्ड वो कम होगा। यानी कि दूसरे अल्फाज में ये लोग समझते थे कि बड़ा ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा एक्शन करता है, जबकि छोटा ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा एक्शन करता है। तो मैं लिख देता हूं कि पुराने लोग जो समझते थे वो ये था कि बिगर ऑब्जेक्ट का मतलब है बिगर एक्शन, जबकि स्मॉलर ऑब्जेक्ट मींस स्मॉलर एक्शन। अब होता कुछ इस तरह से है कि ये बात दुरुस्त भी लगती है, क्योंकि अगर आप डेली लाइफ में डिफरेंट एग्जांपल्स देखें तो ऐसा ही लगता है जैसे जो बड़ी चीज है वो बड़ा एक्शन करती है, जबकि छोटी चीज जो है वो छोटा रिएक्शन करती है। नाउ स्टूडेंट्स, न्यूटन ने कहा कि ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं होता। न्यूटन ने अपना लॉ जो दिया उसमें फिर उसने क्या कहा वो जरा देखते हैं। देखते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है। न्यूटन ने अपने इस लॉ में कहा कि ये बात गलत है, बल्कि असल में उसने कहा ये तो बात दुरुस्त है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। उसने कहा ये तो बात दुरुस्त है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, लेकिन बड़ा बॉडी बड़ा एक्शन करेगी और छोटी बॉडी छोटा एक्शन करेगी, ऐसा नहीं होता, बल्कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल, हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन भी समझ में आ जाती है।
लेकिन ये इक्वल कैसे हो गए, ये बात समझ में नहीं आती। और आप ऐसी एग्जांपल देखेंगे जिनमें आपको लगेगा जैसे न्यूटन का लॉ गलत है। मिसाल के तौर पर जस्ट इमेजिन करें स्टूडेंट्स कि हमारे पास जमीन से कुछ फासले पर, कुछ बुलंदी पर, कुछ हाइट पर एक ऑब्जेक्ट है। आपको मालूम है ना, जमीन इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेगी, तो जमीन इसको अपनी तरफ खींचेगी ग्रेविटी की वजह से, और ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। अब ये कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि यहां पर हमने सिर्फ एक फोर्स को शो किया जिसमें जमीन ऑब्जेक्ट को खींच रही है। हकीकत में क्या होगा जरा देखते हैं। एक्चुअली में जब हमारे पास जमीन से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद हो, तो ना सिर्फ जमीन उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, बल्कि ऑब्जेक्ट भी जमीन को अपनी तरफ खींचता है। अब यानी कि दोनों एक दूसरे की तरफ एक फोर्स लगा रहे, यानी एक्शन भी है और उसका एक रिएक्शन भी है। अब जरा इमेजिन करें, हमारे पास जमीन ऑब्जेक्ट को खींचती है। अब रियलिटी में क्या होगा, ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जमीन की तरफ, लेकिन उतने ही टाइम में जमीन जो ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगी वो बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो यहां से देखकर हमें लगता है कि यार एक्शन और रिएक्शन आपस में बराबर तो नहीं है, बल्कि एक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगी है उसने ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, जबकि जमीन तो अपनी जगह से थोड़ा सा मूव हुई है। बट न्यूटन ने ये बोला कि आप एक्शन को ये ना देखें कि कितना एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन तो फोर्स है, और फोर्स F = ma होती है, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है। और फोर्स में एक्सेलरेशन के साथ साथ मास भी आ जाता है स्टूडेंट। नाउ जस्ट इमेजिन करें, ये सपोज्ड वैल्यूज है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जस्ट इमेजिन करें कि वो ऑब्जेक्ट जो है, उस ऑब्जेक्ट का मास है 2 और जमीन का मास है 10, सपोज कर लेते हैं। अब हमने देखा कि ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा तेजी से नीचे है, उसमें बहुत एक्सेलरेशन है। सपोज करें उसमें जो एक्सेलरेशन है वो 10 का है। अब एक्सेलरेशन 10 का है, मास उसका 2 है, तो फोर्स कितनी हुई? एक्सेलरेशन 10, मास 2, तो फोर्स हुई 20 न्यूटन। अब जरा देखते हैं, ये वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट पर लगी। जरा देखते हैं जमीन पर कितनी फोर्स लग रही है। अब जमीन ऊपर गई है बहुत थोड़े एक्सेलरेशन से। सपोज करो जमीन जिस एक्सेलरेशन से ऊपर गई है वो एक्सेलरेशन है जस्ट 2। अब हमें लग रहा है जमीन पर बड़ा कम रिएक्शन हुआ, लेकिन रिएक्शन के लिए आपने फोर्स निकालनी है, तो फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। अब जमीन का मास कितना है? 10 है, और जमीन का एक्सेलरेशन भले थोड़ा है, लेकिन आपको मालूम है इनका प्रोडक्ट तो अभी भी 20 आ रहा है। इसका मतलब जितनी फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर लगी जमीन की वजह से, उतनी ही फोर्स जमीन पर लगी उस ऑब्जेक्ट की वजह से। इसका मतलब एक्शन और रिएक्शन वाकई आपस में बराबर होते हैं। हमारी गलती ये थी कि जो चीज तेजी से एक्सेलरेट करती थी हम उस समझते थे उस पर ज्यादा एक्शन हुआ है। हमारे पास एक्शन के अंदर सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं आता, बल्कि साथ मास भी आता है। तो इसका मतलब एक्शन और रिएक्शन वाकई में आपस में बराबर होते हैं, जैसे न्यूटन ने बोला। न्यूटन के थर्ड लॉ को एक और आसान तरीके से भी लिखा जा सकता है, और वो क्या है कि हर एक्शन का रिएक्शन होगा। तो हम यहां से एक नतीजा निकालते हैं कि फोर्सेस कम्स इन पेयर। फोर्सेस पेयर्स में आती है, क्योंकि अगर आप एक फोर्स लगाते हैं तो उसका रिएक्शन तो होगा, तो ये पेयर बन गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है स्टूडेंट्स में, याद रखिएगा न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक हमारे पास एक्शन एंड रिएक्शन occurs for same interval of time, यानी कि जितनी देर में एक्शन हुआ दूसरी बॉडी में उतनी ही देर में रिएक्शन भी हो जाएगा। ये नहीं होता कि एक्शन तेजी से हो जाए रिएक्शन देर से हो, जितना टाइम एक्शन का उतना ही टाइम रिएक्शन का। और हमने क्या सीखा इस लॉ से, एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, और ये क्वेश्चन भी करते हैं बच्चों के जहन में, बड़ी मिसकंसेप्शन होती है। आइए उसको क्लियर करते हैं। स्टूडेंट्स, बच्चे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछते हैं, और वो ये बात है कि सपोज करिए एक बॉक्स है और आप इस पर फोर्स लगाते हैं। जब आप इस पर फोर्स लगाएंगे, आपने बॉक्स पर एक एक्शन किया और बॉक्स ने आपके हाथ पर एक रिएक्शन कर दिया। नाउ स्टूडेंट जस्ट इमेजिन करें
कि एक्शन और रिएक्शन तो न्यूटन के अकॉर्डिंगली बिल्कुल बराबर और ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और चैप्टर 2 में वेक्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा कि जब दो बराबर के वेक्टर्स हो लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनका तो रिजल्टेंट जीरो आता है, वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जैसे इस मार्कर पर अगर मैं एक फोर्स यहां से लगाऊं और एक फोर्स यहां से लगाऊं तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे अगर ये बराबर की हो। तो यहां पर आप एक्शन लगाएंगे और आप पर रिएक्शन होगा, वो भी बराबर लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो असूलन उनको भी कैंसिल करना चाहिए। और जब कैंसिल कर देंगे तो फिर तो उस बॉक्स को मूव ही नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा होता है? हकीकत में तो आप जब भी फोर्स लगाते हैं तो बॉक्स को आप मूव करवा देंगे। ये क्या चक्कर है? तो स्टूडेंट इसका आंसर ये है कि हम इस क्वेश्चन में अक्सर एक छोटी सी बात है जो मिस कर देते हैं। और वो बात क्या है? अगर आप सिर्फ बॉक्स को देखें तो बॉक्स पर एक ही फोर्स लग रही है, क्योंकि जो रिएक्शन है वो मेरे हाथ पे है। और इसी तरह अगर आप मेरे हाथ को देखें तो उस पर एक ही फोर्स लग रही है। यहां से हमने सीखा कि एक्शन और रिएक्शन एक बॉडी पर नहीं होता बल्कि डिफरेंट बॉडीज पर होता है। तो अगर आप सिर्फ बॉक्स पर देखो, क्या उस पर दो फोर्सेस हैं? आप सिर्फ बॉक्स पर देखेंगे तो उस पर एक ही फोर्स लग रही है। और जब किसी चीज पर एक फोर्स लग रही है तो वो फोर्स अपनी डायरेक्शन में उस चीज को एक्सेलरेट करेगी। इस वजह से बॉक्स मूव करता है। तो एक्शन और रिएक्शन क्या एक दूसरे को कभी भी कैंसिल कर पाएंगे? कभी भी नहीं, क्योंकि ये एक बॉडी पर ही नहीं है। हाँ, अगर ये बॉक्स होता और एक फोर्स यहां से लगती है, दूसरी फोर्स इसी पर लगती है दूसरी डायरेक्शन में, अब एक ही बॉडी पर दो बराबर लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस हैं, अब ये बॉक्स मूव नहीं करेगा। स्टूडेंट्स, न्यूटन थर्ड लॉ की आखिरी चीज एग्जांपल्स। इसकी बेतहाशा एग्जांपल्स। आपका जमीन पर चलना, आपकी वॉकिंग, वो भी न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से। एक्चुअली में जब आप जमीन पर चल रहे होते हैं तो आप अपने पांव से जमीन को पीछे को धकेलते हैं, एक्शन करते हैं, और रिएक्शन की तौर पर जमीन आपको आगे को धकेलती है। और जब वो आगे को आपको फोर्स लगती है तो उसे हम बोलते हैं, ये हमारा जो चलना है ये बेसिकली रिएक्शन है। तो आपका वॉक करना, जो बोर्ड्स होती उनका चलना पानी के अंदर, वो भी इसी तरह से होता है कि आप बोट कैसे चलती है, आप पीछे से पानी को धक्का देते हैं बैकवर्ड, जिसकी वजह से पानी रिएक्शन के तौर पर आपको आगे को धक्का देता है और आप आगे चलते हैं। अब ये सारी एग्जांपल देखकर लोगों के जहन में आई बात कि यार हम क्यों ना इसको किसी मकसद के लिए यूज करें। और फिर इसी बात पर हम लोगों ने रॉकेट्स बनाए, क्योंकि रॉकेट में क्या होता है कि रॉकेट में बैकवर्ड गैसेस निकाली जाती है बड़ी तेजी से, जिसकी वजह से एक्शन होता है और रिएक्शन के तौर पर गैसेस जो है वो रॉकेट को ऊपर को धक्का देती है। तो रॉकेट का चलना, गाड़ी का चलना, ये सारी चीजें हमें न्यूटन के थर्ड लॉ की बदौलत ही मिली। इसका मतलब मैं कह सकता हूं न्यूटन के थर्ड लॉ ने क्या किया, फोर्स को अप्लाई कैसे करना है वो बताया। आपने देखा न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या करता था? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ने फोर्स को डिफाइन किया कि फोर्स होती क्या है। न्यूटन के सेकंड लॉ ने फोर्स को मेजर करना सिखाया, और न्यूटन के थर्ड लॉ ने हमें फोर्स को यूज करना, एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस बताया। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको न्यूटन का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ समझ में आया होगा, और अब आपको बड़ी अच्छी तरह से अंदाजा होगा कि एक्चुअली ये लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है। और ये लॉ जो है जिस वक्त न्यूटन ने दिया, ये सिंपल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि उसने उस वक्त के लोगों की बहुत ज्यादा करेक्शन की, क्योंकि उस वक्त सारी दुनिया फोर्सेस के बारे में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन रखती थी। ये लॉ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले आर्टिकल आप तभी अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब इसकी प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपके पास होगा। तो स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए